गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BMW की थर्ड क्लास है, जो कि डीसी सर्किट्स के हम बात कर रहे थे। कुछ डेफिनेशंस हमने बताई, जैसे करंट, वोल्टेज क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट क्या है? करंट एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। मात्रक इसका एम्पियर होता है, तथा यूनिट क्या होती है आपकी? सॉरी, मात्रक या यूनिट बात एक ही है। मात्रक या यूनिट एम्पियर होता है, तथा इसको आई से डिनोट करते हैं। वोल्टेज यानी प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वोल्टेज। प्रेशर क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रॉन्स का वोल्टेज कहलाता है। EMF क्या होता है? एक तरह का बल होता है जो कि आपको एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह को क्यों गति प्रदान करता है, वो आपका EMF कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इससे किससे डिनोट करते हैं? B से ही डिनोट करते हैं। वोल्टेज मात्रक होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यानी विभवांतर। विभवांतर दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं आप? विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके सिरों के बीच में बीच में विभव में जो भी अंतर होगा वह क्या कहलाएगा? आपका विभवांतर कहलाएगा। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर फिर जिस भी चालक में इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से फ्लो हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? आपके कंडक्टर कहलाते हैं। यानी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो, जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो, आसानी से प्रवाह हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। सेमी कंडक्टर्स क्या कहलाते हैं? सॉरी, इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, यानी शून्य होते हैं, बहुत ना के बराबर हो, यानी शून्य में काउंट करेंगे हम, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता, जैसे कि आपकी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक। और थर्ड आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो तो जाता है, लेकिन बट आसानी से नहीं हो पाता, यानी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की अपेक्षा कम होते हैं और सेमीकंडक्टर की अपेक्षा ज़्यादा हो, यानी बीच का जो पदार्थ होगा वह क्या कहलाएगा? आपका इंसुलेटर्स कहलाएगा। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सब। अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम का नियम क्या है? एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था GS ओम। GS ओम ने डीसी सर्किट्स के द्वारा एक लॉ दिया, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में एक इन्होंने संबंध बताया, जिसे हम ओम्स का नियम कहते हैं। क्या है वो नियम? वैज्ञानिक GS ओम ने डीसी परिपथों में विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापित किया, जो ओम का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर प्रयुक्त विभवांतर के कारण यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई चेंज ना, भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं? जैसे कि उसका टेम्परेचर, उसकी लेंथ, उसका एरिया आदि में कोई चेंज ना हो, तो उसके चालक के सिरों पर विभवांतर के कारण चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी दोबारा सुनो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, लेंथ, एरिया आदि में कोई चेंज नहीं आया, तो उस
तो चालक के सिरों पर प्रयुक्त विभवांतर के कारण, जो चालक के सिरों पर वोल्टेज आपका अप्लाई हो रहा है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके कारण चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई उस विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। तो बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, अगर हम इसको हटाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी अपॉन आर। ये आपका ओम्स लॉ कहलाता है। यहाँ से ये आर निकालो, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी अपॉन आई, आई अपॉन बी। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी सही है, बी अपॉन आई। तो आर आपका प्रतिरोध है यहाँ पे, बी क्या है आपका विभवांतर, और आई आपकी धारा है, मात्रक वोल्टेज, बी वोल्टेज है, बी का मात्रक वोल्ट, आर का मात्रक, आर एक चूँकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, और आई का मात्रक एम्पियर। रेजिस्टेंस रह गया हमारा। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में अपोज करे, यानी बाधा प्रदान करे, वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। इस रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज करने वाला वो एलिमेंट्स जो हमारा धारा के मार्ग में बाधा यानी रुकावट पैदा करे, वो क्या कहलाएगा, आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या है आपका, ओम होता है। तो ओम का नियम समझ में आ गया। ओम का नियम क्या है, दोबारा देख लो। कोई वैज्ञानिक थे जीएस ओम, उन्होंने धारा और वोल्टेज के बीच में, धारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में एक संबंध स्थापित किया, वो आपका ओम का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार क्या है, किसी भी चालक की यदि भौतिक अवस्थाओं में कोई चेंज ना आए, यदि भी किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई चेंज ना हो, तो उस चालक के सिरों पर विभवांतर हो जो भी होगा वो धारा के समानुपाती होगा। चालक के सिरों के बीच में विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। ये ओम का नियम कहलाता है। बी इज इक्वल टू, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम, तो बी इज इक्वल टू आई आर हो जाता है। आर क्या है, एक कांस्टेंट है, जैसे रेजिस्टेंस कहते हैं हम, ठीक। अब आता है आपका प्रतिरोध। मैंने बता ही दिया प्रतिरोध क्या है, किसी चालक पदार्थ का भौतिक गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो, प्रतिरोध कराता है। और इकाई क्या है इसकी, यूनिट क्या है, ओम होती है। प्रतिरोध के नियम पढ़ेंगे हम। प्रतिरोध के नियम क्या है, क्या क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। किसी चालक या प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्न कारकों, निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे आपका प्रतिरोध डिपेंड करता है, प्रतिरोध के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे आपका प्रतिरोध डिपेंड करेगा। तो पहला है आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आपकी लंबाई, अगर यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपको उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई एल, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल। यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ती है तो उसकी प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ कात के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसके अनुप्रस्थ कात के क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि किसी चालक का रेजिस्टेंस, यदि किसी चालक का आपका एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस, आपका एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो पहला हो गया आपका लेंथ के समानुपाती होता है, यानी लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा।
दूसरा आपका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। थर्ड बात यह आती है कि किसी चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, उसकी जो भी रेजिस्टिविटी है उस पर निर्भर करता है। यानी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। इस प्रकार ये फॉर्मूला है R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे क्या, R आपका रेजिस्टेंस है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो आपका ये रो है, रो क्या है आपका रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, इसकी यूनिट भी ओम सेंटीमीटर होती है, और एल क्या है आपकी प्रतिरोध की लंबाई सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका फैक्टर्स। इसमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या है आपका, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस 3 बातों में निर्भर करता है। पहला आपका लेंथ पर, लेंथ बढ़ती है तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और थर्ड है आपका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के समानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब आता है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्योंकि हम जानते हैं R इजिकल टू क्या होता है, R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। क्या हो रहा है, R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A। अब कंडीशन पहली देखो, पहली कंडीशन क्या है, R इजिकल टू रो L अपॉन A हो गया। यदि एक ही धातु से निर्मित, यदि एक ही धातु से निर्मित तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 तार लें, एक की लंबाई L1 लें तो एक की L2 लें, एक ही मतलब एक ही प्रकृति की है दोनों धातु और उसका क्षेत्रफल भी आपका समान है, तो क्या होगा, आपका लंबाई है आपकी L1, एक की L1 है एक की L2 है, तो प्रतिरोधों का अनुपातीय सूत्र क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इजिकल टू L2 अपॉन L1। इस फॉर्मूले से निकाला है हमने। जैसे हमारा R इजिकल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। अगर इसको मान लो R1 हो गया, इसकी L1 ले ली, और R2 है गया रो L2 अपॉन A2, तो क्या हो जाएगा, रो से रो कैंसिल, इसको डिवाइड कर लो, रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी R1 अपॉन R2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2, जहाँ पर रो और A कांस्टेंट है। इसके बीच में ग्राफ बना लिया हमने, यानी R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L होता है, ये R है, इधर हमने R दिखा दी है, ये हमने R दिखा दी इधर, और इधर दिखा दी हमने L, R और L। तो इस तरह से हमारा लीनियर डायग्राम, लीनियर ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यदि समान धातु समान लंबाई हमारी समान है, एरिया हमारा डिफरेंट है। अगर एरिया डिफरेंट है तब निकालेंगे हम, तो R1 अपॉन R2, इसी तरह से R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2। ये क्या होता है आपका एरिया, कैसे निकालते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4, और इधर भी पाई डी बाई स्क्वायर बाई 4 रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा D1 अपॉन D2 स्क्वायर आ जाएगा। तो उसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा।
जैसे कि देखो जैसे कि आपका ये हो गया, ये मान लो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको R1 मान लिया, इसको ये लंबाई हमारी सेम है, और R2 इज इक्वल टू क्या है आपका रो एल अपॉन A2। क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, रो एल से रो एल कैंसिल आउट, जब इसको करोगे तो R1 इसको करोगे जब, तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से निकल के आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। ए क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर करेंगे इसे, सही पाई डी स्क्वायर, तो इस तरह से आ जाएगा D1/D2 का होल स्क्वायर। तब जब उसका ग्राफ बनाएंगे हम, इस तरह से निकल के आएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन A, इस तरह से ग्राफ निकल के आएगा। थैंक यू क्लास, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।